आपका क्या चलेगा, फ्री फॉल। तो टॉपिक क्या है, फ्री फॉल। फ्री फॉल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री फॉल? फ्री फॉल का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कोई भी चीज होती है, जैसे कि कोई भी व्हाटएवर, ठीक है, कोई भी बॉक्स, अब जैसे कि कोई ये बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ठीक है, जब ये किसी चीज से कनेक्ट नहीं होगी, ठीक है, और इसको जब छोड़ा जाएगा तो ये ऊपर से नीचे गिरेगी। जब इसको छोड़ा जाता है तो ये नीचे गिरती है, ऊपर से नीचे गिरेगी। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन है, यानी कि कांस्टेंट जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो जब भी कोई बॉडी फ्रीली मूव करती है, ठीक है, वर्टिकली ऑन दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पर जब भी कोई बॉडी वर्टिकली मोशन करती है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि परपेंडिकुलरली, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जैसे सपोज करो भैया ये क्या है, ये है अर्थ, क्या है ये अर्थ है, ठीक है, मान लो, लग नहीं रही पर मान लो, दिस इज हमारी अर्थ। ठीक है, ये इसका एटमॉस्फेयर है। यहां तक क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से, रेन फॉल हो रही है, तो उसमें से एक ड्रॉप है, वो ऊपर से नीचे आती है, यहाँ ड्रॉप ऊपर से नीचे, तो ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर की तरफ ये मूव कर रही है, देखो जरा, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है ए, एक्सेलरेशन ए जो है वो जी के इक्वल होगा, और जी कितना होता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ यार, क्लियर है? अच्छा, तो ये मूव करेगा तो इसकी जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दूसरी शर्त क्या है कि ये अर्थ के सेंटर की तरफ, यानी कि कोई भी प्लैनेट है उसके सेंटर की तरफ होगा मोशन। तीसरी शर्त ये है कि इससे कोई भी अदर चीज कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। समझिए, अगर कोई व्यक्ति पैराशूट से कूद रहा है तो ये फ्री फॉल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एयर प्रेशर लगता है, जिसके कारण से क्या होगा, थ्रस्ट होने के कारण क्या होगा, वो हवा में कुछ देर फ्लोट करेगा। ठीक है, जिसके कारण से उसका एक्सेलरेशन 9.8 नहीं रहेगा। क्लियर है बात? तो फ्री फॉल भी नहीं आएगा। क्लियर है बातें? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल पुल। जो हमारी अर्थ है या फिर कोई भी प्लेनेट है जिसके ऊपर फ्री फॉल हो रहा है, तो उस प्लेनेट का ही क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए उस बॉडी के ऊपर, अदर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर है बातें? तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, फ्री फॉल की कंडीशन बनेगी। ये समझ नहीं आया जो आपने उसका बताया, जो कैसे पैराशूट से, हाँ, पैराशूट से आपको देख, तो पैराशूट ओपन हुआ, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगेगा, एयर, तो वो ऊपर की तरफ लग गया ना, तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो 9.8 से कम हो जाएगा ना, धीरे स्लोली मूव करेगा नीचे की तरफ, फ्री नहीं है भैया। अगर वो बिना पैराशूट के आएगा तो फ्रीली मूव होगा, वो फ्रीली मूव होगा, कूद में जाइए वैसे करके कुछ तो ही ठीक है, लेट्स फील है ना, फील दी फ्री फॉल। तो फील नहीं करना है, फ्री फॉल हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। 9.8 की वैल्यू मैंने निकालनी सिखा रखी है। आप लोग किसी प्लैनेट पर आप फंस जाते हो तो उसका आप स्मॉल जी निकाल सकते हो। ठीक है, पेंडुलम की वजह से मैं आप लोगों को सिखा दिया था। ओके डियर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या गया यहाँ पे, तो फ्री फॉल के बारे में समझ लेते हैं और देखते हैं। तो ये कहता है द मोशन अंडर दी, क्या लिखेंगे इसमें, द मोशन अंडर दी ग्रेविटी towards the center of planet अर्थ लिख दो, ब्रैकेट में प्लैनेट, ठीक है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, या फिर कोई भी प्लैनेट हो सकता है, स्लैश करके भी लिख सकते हो आप लोग, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? ओके डियर, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, और क्या पॉइंट हो सकता है इसमें, ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ड्यूरिंग द फ्री फॉल
द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कोई बॉडी, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है, is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली ग्रेविटेशनल पुल यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट और अर्थ, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, ठीक है, क्लियर होता है ना पॉइंट? यहीं से आ जाती है कई बार पॉइंट, क्या क्या आ सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई जब फ्री फॉल होता है तो किस तरह का फोर्स की डायरेक्शन ऑफ कहां होती है, व्हाट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फोर्स अंडर द फ्री फॉल मोशन, ड्यूरिंग द फ्री फॉल मोशन। तो फ्री फॉल मोशन के दौरान जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है, तो आपने लिखना है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लैनेट या अर्थ। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? नो वे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर फ्री फॉल में हम लोग काफी सारी चीजें हैं, ठीक है, फ्री फॉल में हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? फोर्स निकालेंगे हम लोग, और ये देखेंगे कि भैया क्या इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी का, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होता है, जी क्या है, ठीक है, वो भी हम देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये अब पॉइंट ये है, दो बॉडी है जैसे कि अर्थ हो गई और कोई एक ऑब्जेक्ट हो गया, दैट हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ऑब्जेक्ट का मास कितना है बेटा? m है। हमारी अर्थ का मास क्या है बेटा? m, कैपिटल M, ठीक है, ऑब्जेक्ट का स्मॉल m और अर्थ का कैपिटल M, दोनों एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे इसको हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या होगा, अब इसमें हमने क्या निकालना है? हाँ, रिलेशन। अब ध्यान सुन लो इस चीज को, एक रिलेशन नाम की चीज आती है, जैसे कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। कैपिटल G आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, कैपिटल G का मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दो प्लैनेट के बीच में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसे हमने कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया था 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसका मैथमेटिकल नंबर था। अच्छा, कांस्टेंट होता है, कोई प्लैनेट छोटा प्लैनेट है, बड़ा प्लैनेट है, या दोनों बड़े प्लैनेट है, स्टार्स के बीच में हर जगह पर ये कांस्टेंट रहेगा। जो G है वो प्लैनेट टू प्लैनेट बदलता रहेगा, हर एक प्लैनेट का खुद का अपना स्मॉल g होता है। किसी जैसा हमारी अर्थ का 9.8 है, ठीक है, कैसे है वो भी हम निकालना सीखेंगे। इसमें दो मेथड, एक तो मेथड मैंने आपको बता दिया था, पेंडुलम वाला था, उस दिन सिखाया था आप लोग क्लास में, ठीक है। एक मेथड भी हम न्यूमेरिकली देख लेंगे, सो मास वगैरह के हिसाब से, ठीक है, वो करेंगे हम लोग। अच्छा, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो लेट्स से कि भैया हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स को जो कि अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। भाई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ या ना, जो कि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। सबको समझ में आ रही है बात? कोई डाउट तो नहीं आता? चलिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेट कंसीडर एन ऑब्जेक्ट having mass small m
स्मॉल m experienced a force due to the earth, कैपिटल F ये फोर्स होगा बेटा, इसको वहां ना लिख करके यही लिखेंगे फोर्स को इसके साथ कैपिटल है, ठीक है। ये जो कैपिटल F है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, जो अर्थ है उस बॉडी को अपनी तरफ खींच लीजिए। आजा बेटा आजा, मेरी तरफ आ जा, वहां मत, है ना, इधर इंडिया को आ जा, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है बात है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, हमें पता है यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल जी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, हाँ यार, ओके। तो यहाँ पर हम निकालते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ऑब्जेक्ट इन मैथमेटिकल टर्म, ठीक है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज, थ्योरी का भी और भी है, ठीक है, बट इतना पार्ट का करना ही गया थ्योरी का। तो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी इज F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कि g। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो एक ही फोर्स का जो फॉर्मूला है वो तो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है इसमें, g है, स्मॉल g। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मेंशन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारे पास क्या, अब एक तो प्लैनेट हमारा देखो, एक बॉडी होगी m1 और एक बॉडी होगी कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां क्या निकाला था, कैपिटल F इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, सॉरी, कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन में d का स्क्वायर। d यहाँ पर डिस्टेंस था दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अब देखो जरा, ऊपर वाला वो फोर्स है जो कि छोटा ऑब्जेक्ट फील कर रहा है अपने ऊपर, टोटल फोर्स, और ये वही फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के, यूनिवर्सल ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, यानी कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, इसमें लेफ्ट काम कर रहा है। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, f की वैल्यू m इंटू जी है, तो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर f इक्वल्स टू यानी कि mg इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d का स्क्वायर। यस और नॉट, अब देखो स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया बच्चे, तो यहाँ पर स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन में d का स्क्वायर, ये बचता है, हाँ ये ना। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो फॉर्मूला आया है, इक्वेशन आई है, ये कहती क्या है, फ्री फॉल में ये इक्वेशन ये कहना चाहती है, चीख कर भरी अदालत में कहना चाहती है कि भाई साहब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है, उसका साइज मैटर नहीं करता, उसका मास भी मैटर नहीं करता, क्योंकि मास से तो मास कैंसिल हो गया, हाँ यार, ये मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या क्या चीज करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, और डिस्टेंस। सपोज करो डिस्टेंस क्या है कि भैया ये प्लेट की रेडियस भी हो सकती है ना, क्लियर है बात, और प्लेट का मास, बस ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। यही रीजन है कि एक हैवी बॉडी और एक लाइट बॉडी, एक 5 kg की वो ऑब्जेक्ट है और एक 15 kg का ऑब्जेक्ट है, 5 kg 15 kg, दोनों को सेम हाइट से एक साथ एक ही टाइम पर छोड़ दो, ठीक है,
दोनों ग्राउंड को एक ही समय पर हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मास मैटर नहीं करता। क्लियर है बात? अब टी फॉर डिस्टेंस, दोनों को सेम डिस्टेंस से छोड़ा था, ये मैटर करेगा। अब एक को आपने ऊपर रखा, एक को नीचे रख दिया, जब तो छोड़ दिया, जब तो एक पहले टच है ना? तो नाइंसाफी होगी, हाँ। इसे इंसाफ चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत? नो वे। दिस इक्वेशन इज दैट, हाँ, ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। above equation show the relation between the स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। और क्या कहती है ये इक्वेशन? यहीं से निकालेंगे, इक्वेशन से ही। मास ऑफ ऑब्जेक्ट डू नॉट, मास of object do not depends for free fall motion, free fall motion. Number 2, तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे फ्री फॉल को, एक तो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे d इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? r होगा। r यानी कि रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट बेटा बोल देना। तो इस d को हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G, कैपिटल M अपॉन में d की जगह पर r रख दे तो r का स्क्वायर। तो यानी कि साइज ऑफ प्लैनेट भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ये पॉइंट अलग है। साइज ऑफ प्लैनेट भी क्या करेगा? डिपेंड करेगा, ठीक है। साइज ऑफ प्लैनेट जो डिपेंड करेगा ये साइज ऑफ प्लैनेट। देखो रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका जो स्मॉल जी है वो चेंज होगा। अब स्मॉल जी चेंज होगा तो फ्री फॉल के दौरान कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ प्लैनेट, ये साइज ऑफ प्लैनेट को मैटर करेगा। क्या चीज? साइज ऑफ प्लैनेट फ्री फॉल पे क्यों मैटर करेगा? फ्री फॉल पे क्यों मैटर करेगा बता दो भाई। क्या होगा? साइज अगर प्लैनेट का ज्यादा है, हाँ या ना, हाँ, तो क्या होगा? रेसिप्रोकल फॉर्म आ रही है ना इसकी, इनवर्सली स्क्वायर फॉर्म आ रही है। हाँ, अगर रेडियस ज्यादा करेगा तो ग्रेविटी पे इंपैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, हाँ या ना। सपोज करिए ये भी 1 है, मान ले अभी न्यूमेरिकली माइंड में डालने के लिए इस बात को, ये 1 है, जी की वैल्यू 1 मान लो अभी फिलहाल। कैपिटल एम को भी 1 मान लिया आपने, ये भी 1 ले लिया पहले तो आपने, यानी कि आर को हमने 1 ले लिया, तो सब कुछ क्या है? 1 आया। तो स्मॉल जी की वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पे 2 ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 1 into 1 1, 1 upon 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 1 upon 4 यानी कि 0.25। 3 लेगा और 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 0.33। अब पॉइंट क्या है? बदलता जा रहा है, वैल्यू छोटी होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है कम होती है। तो यही रीजन है कि भैया जो प्लैनेट होते हैं जब उनकी रेडियस को बढ़ाया जाता है तो उनके स्मॉल जी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, और जब स्मॉल जी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसके मौसम पे भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। मून के ऊपर आप वॉक नहीं कर सकते सही से, थोड़ा हल्का जंप करके आपको मूव करना पड़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी कम है, उसका साइज क्या है? छोटा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, हाँ यार। दूसरा, अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इजीली वॉक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी मून के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए मून पर वॉक नहीं कर सकते, अर्थ पर वॉक कर सकते। मार्स पे पहुंच जाओ, वहां पर ज्यादा आपको मिल सकती है ग्रेविटी, तो वहां पर वॉक करने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है बातें? तो ये इंपैक्ट पड़ता है इस पर। अच्छा, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। कोई डाउट है तो भैया क्लियर करो, अपने पूछो। अब आगे चले। हाँ जी भैया।
दूसरा, अच्छा यहाँ पर जो आर है ना रेडियस, उसी को हम बोलते हैं साइज ऑफ प्लैनेट। क्लियर है बेटा? हाँ जी भैया। इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग कर सकते हैं। भैया ग्रुप पे भेज दो। अच्छा, स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगी? कैपिटल जी आपको पता है, मास ऑफ अर्थ निकाल सकते हो आप, आपको गिवन होगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, दोनों सभी पॉइंट्स को आप यहाँ रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 9.8 आ जाएगा। क्लियर है? रेडियस की वैल्यू पोर्शन में गिवन हुई। हाँ, ये कांस्टेंट है। अर्थ का जो रेडियस है बेटा वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर। क्लियर? चले आगे। हाँ जी भैया। और अर्थ का मास कितना होता है? 6.7 × 10⁻24 kg। ये क्या है? ये हमारे अर्थ का मास है, उसको यहाँ 6.4 × 10⁻, हाँ, × 10⁻24 kg में आएगा बेटा, किलोग्राम में। ठीक है? हाँ, ये इतना ही होगा सर, बुक में होगा देख। मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना देगा? 6.4 दे रहा था, 6 ले रखा है, कोई नहीं, पैसा ज्यादा है। ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी भैया। ओके क्लियर। तो अच्छे से निकाले ना, 9.4 आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली वैल्यू जो आती है ना वो आती है हमारी कितनी? 9.789, जिसको हमने राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया? 9.8। एप्रोक्सीमेट। भाई 9.789 आ रही है, तो हमने उसको क्या लिख दिया? 9.8 लिख दिया। हाँ या ना? हाँ। ये वाला पॉइंट है। क्लियर है बातें? हाँ जी भैया। ओके, चलो अब इसको पोस्ट कर दो भाई, टॉपिक खत्म हो गया है हमारा।